Hello students, today I am going to deliver lecture on beam search. Beam search is a mechanism by which it chooses the correct sequence of words that maximizes the machine translation, and it calculates the probability of several translations where it chooses the sentence having the highest conditional probability. Okay, here you can see the conditional probability of translated sentence when the input sentence is given. Here the input sentence is the sentence जिसका हमको यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है, एंड इट रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. ये जो है एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को रिटर्न करता है जो कि प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर देता है. इस ट्रांसलेशन प्रोबेबिलिटी को ये मैक्सिमाइज कर देता है. तो here you can see it returns the sequence of words, output words na, translate words of translated sentence. Okay, it returns the sequence of words that maximizes the probability of that maximizes the conditional probability of translated sentence when the input sentence is given. ये जो sequence of words दिख रहे हैं ये translated sentence हो गया और ये हो गया आपका input sentence. ओके, ये इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है ना. here you can see the encoder decoder framework जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में. तो इनकोडर का काम होता है आपके जो इनपुट सेंटेंस होता है इसको इनकोड करना एक फिक्स लेंथ के वेक्टर में, है ना. और इस फिक्स लेंथ को वेक्टर को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट वेक्टर. ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जो है बाद में डिकोडर को दे दिया जाता है. डिकोडर इसको फिर हर टाइम स्टेप में एक आउटपुट जनरेट करता है ना. जैसे कि इसने इस टाइम स्टेप में आउटपुट जनरेट किया आई, है ना. अब ये जो आई है इसका नेक्स्ट टाइम स्टेप में इनपुट हो जाएगा, है ना. और ये आप देख रहे हैं कि हर टाइम स्टेप में ये क्या कर रहे हैं अपने हिडन स्टेट्स भी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं और जो आउटपुट हो रहा है वो उसका नेक्स्ट टाइम स्टेप में इनपुट होता जा रहा है ना. तो ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो एनकोडर डिकोडर फ्रेमवर्क जिसका अपन यूज़ करते थे मशीन ट्रांसलेशन में, तो यहाँ पे इनपुट सेंटेंस जब मैं दे रहा हूँ तो हर एक वर्ड को सिंगल टाइम स्टेप में एज इनपुट लेता है. ये अपनी हिडन स्टेट कैलकुलेट करता है और हिडन स्टेट को फॉरवर्ड कर देता है. फिर से एक नया इनपुट लेगा और इस हिडन स्टेट को लेगा, नया हिडन स्टेट कैलकुलेट करेगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा. इन दिस वे एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस इट जनरेट्स अ कॉन्टेक्स्ट वेक्टर एंड देन इट फॉरवर्ड्स दिस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर टू द डिकोडर. और डिकोडर इसको एज ए इनपुट लेता है एंड देन इट विल आल्सो जनरेट अ वर्ड एट एवरी टाइम स्टेप, है ना. और जो वर्ड जनरेट करता है वो नेक्स्ट टाइम स्टेप में इधर इनपुट हो जाता है और ये भी अपनी हिडन स्टेट कैलकुलेट करता है और फॉरवर्ड कर देता है. तो इस तरीके से डिकोडर जो है हर टाइम स्टेप में एक वर्ड जनरेट करता जाता है और हमको फाइनली क्या मिल जाता है, एक ट्रांसलेटेड सेंटेंस मिल जाता है ना. तो ये तो था हमारा इनकोडर डिकोडर का फ्रेमवर्क. बट यहाँ पर अब देखने की एक चीज़, यहाँ पर हमको समझने की एक चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर जो आउटपुट जो हमको डिकोडर हर एक टाइम स्टेप में जो आउटपुट जनरेट करता है वो क्या होता है, एक आउटपुट वेक्टर होता है. वो आउटपुट वेक्टर क्या बताता है, हर एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी, और हम उसी वर्ड को कंसिडर करते हैं आउटपुट को जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, राइट, है ना. तो यहाँ पर हम सिर्फ उसी वर्ड को चूज़ करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है और हम बोलते हैं कि सिर्फ उसने आउटपुट में वही वर्ड जनरेट किया है ना. एक्चुअली में पर डिकोडर जनरेट क्या करता है, हर टाइम स्टेप में एक आउटपुट वेक्टर जनरेट करता है ना. अगर हमारे पास 10,000 वर्ड्स है तो हमको 10,000 वर्ड्स इंडिविजुअल 10,000 वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी को ये जनरेट करके देगा, है ना. तो यहाँ पर अब बीम सर्च का काम क्या है, बीम सर्च का काम है कि इस ट्रांसलेशन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करना व्हेन इनपुट सेंटेंस इज गिवन, है ना. मतलब कि ट्रांसलेशन क्या है, मतलब ट्रांसलेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, है ना. तो मतलब y1 y2 y3 ytx, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, है ना. तो हमको इस सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की हमको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना व्हेन द इनपुट सेंटेंस इज गिवन, है ना. और ये प्रोबेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना. तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होने चाहिए यहाँ पर जब इनपुट सेंटेंस दिया हो, जब हमारी प्रोबेबिलिटी कैसी हो, मैक्सिमम हो, और ये उन वर्ड्स को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा. मतलब बीम सर्च का काम है कि ऐसे सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को ढूंढना है ना, जहाँ पर उस सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी इनपुट सेंटेंस पर व्हेन इनपुट सेंटेंस इज गिवन मैक्सिमम हो, है ना. तो
पहले तो हम देख लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम हर एक इंडिविजुअल से वर्ड की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे और उन सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। तो हम पहले किसकी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे y1 की प्रोबेबिलिटी व्हेन द इनपुट सेंटेंस इज गिवन, क्योंकि y1 यहाँ जनरेट हो रहा है और उसको इनपुट में क्या दिया जा रहा है, इनपुट सेंटेंस, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 व्हेन इनपुट सेंटेंस इज गिवन, है ना। मल्टीप्लिकेशन विद, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे y2 की, पर y2 की प्रोबेबिलिटी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब हमको इनपुट सेंटेंस x दिया जा रहा है और इसका प्रीवियस वर्ड कौन सा दिया जा रहा है हमको, y1, तब y2 निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 व्हेन द इनपुट सेंटेंस और y1 इज गिवन, है ना। मल्टीप्लिकेशन विथ, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे y3 की, तो y3 कब निकल रहा है, जब y2 y1 आ रहा है और x दिया जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y3 व्हेन इनपुट सेंटेंस y1 और y2 इज गिवन, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देगा तो हमको इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इस तरीके से इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। हम क्यों बीम सर्च का यूज़ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे सेंटेंस को वर्ड्स किसी सेंटेंस के, टारगेट सेंटेंस के वर्ड्स को चूज़ करने के दो तरीके हैं, ग्रीडी सर्च और द बीम सर्च। ग्रीडी सर्च क्या कहता है, ग्रीडी सर्च कहता है यहाँ पे जो ये आउटपुट वेक्टर जनरेट हो रहा है ना, तो इसमें से जिसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसी को ही हम आउटपुट समझेंगे, सिर्फ वही हमारे लिए आउटपुट होगा। ग्रीडी सर्च कहता है कि हर टाइम स्टेप में जो वर्ड का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वही हमारा ट्रांसलेटेड सेंटेंस का वर्ड बन जाएगा, है ना। मतलब कि हर टाइम स्टेप में जो मैक्सिमम निकल रहा है, इधर जो मैक्सिमम आ रहा है, इधर जो मैक्सिमम आ रहा है, और वो जो सारा हमको जो लास्ट में जितने सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स मिले हैं वही हमारा ट्रांसलेटेड सेंटेंस हो जाएगा ग्रीडी सर्च के अकॉर्डिंग। बट क्या ग्रीडी सर्च करेक्ट है, यह हमको कैसे पता चलेगा कि जो हमको लास्ट में जो सेंटेंस मिल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी, है ना। अगर हमको इस जो आउटपुट में सेंटेंस मिल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब मैं अगर y1 की प्रोबेबिलिटी मेरे को हाई मिल गई, ओके, पर y2 की प्रोबेबिलिटी मेरे को अगर लो मिल रही है, y3 की प्रोबेबिलिटी लो मिल रही है, y4 की प्रोबेबिलिटी मेरे को लो मिल रही है, तो ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी मेरे को मिल रही है लास्ट में सेंटेंस की वो कैसी होगी, लो होगी, है ना। तो हम अदर जो सीक्वेंस हो सकते थे, अदर जो पॉसिबल ट्रांसलेशंस हो सकते थे, हमने उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की ही नहीं, है ना। हो सकता था उनकी बाद में मैक्सिमम हो जाए। अगर सपोज़ कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोबेबल वर्ड्स को भी अगर चूज़ करता और बाद में उसके बाद जो मेरे को वर्ड्स मिलती उनकी प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को हाई मिल जाती, तो ओवरऑल सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी जो है मेरी हाई होती, जिसके कारण वो भी मेरा एक करेक्ट ट्रांसलेशन हो सकता था, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया जा रहा है, बीम सर्च। बीम सर्च कहता है कि हमको हर एक टाइम स्टेप में जो आउटपुट वेक्टर जनरेट होता है उसमें से हमको सिर्फ सिंगल वर्ड को चूज़ नहीं करना है, यहाँ पे हम मल्टीपल वर्ड्स को चूज़ करेंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर यहाँ पर बीम सर्च का एक पैरामीटर होता है बीम विड्थ, है ना, जिसको डिनोट करते हैं बी से। बीम विड्थ बताता है कि हमको हर टाइम स्टेप में कितने वर्ड्स को चूज़ करना है ना। तो अभी तक तो क्या कर रहे थे, सिर्फ सिंगल वर्ड चूज़ करते थे, है ना। उसी से फिर नेक्स्ट टाइम वर्ड को उसी वर्ड से हम नेक्स्ट टाइम स्टेप में दे देते थे, फिर हम नेक्स्ट वर्ड जनरेट करते थे, फिर इसको नेक्स्ट टाइम स्टेप में दे देते थे, फिर नेक्स्ट वर्ड जनरेट करते थे, और इस तरीके से हमको ट्रांसलेशन मिल जाता था, है ना। और हो सकता था कि ट्रांसलेशन ज़्यादा करेक्ट ना भी हो। अब हमको अगर करेक्ट बनाना है तो हमको और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमको यहाँ पे सर्च करने होंगे, और जिस कॉम्बिनेशन के हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम चूज़ करेंगे अपने ट्रांसलेशन के लिए। तो हमको और कॉम्बिनेशन को और प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस को हमको एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना होगा, हमको बीम सर्च लगाना होगा। बीम सर्च कहता है कि यहाँ पे हर टाइम स्टेप में जो हमको आउटपुट वेक्टर मिलेगा उसमें हम टॉप के बी हाईएस्ट प्रोबेबल वर्ड्स को चूज़ करेंगे एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। यहाँ पे बी की वैल्यू अगर मैं 3 ले रहा हूँ, बीम विड्थ अगर मेरा 3 है, तो यहाँ पे मैं हर टाइम स्टेप में 3 वर्ड्स को चूज़ करूँगा, है ना। हर टाइम स्टेप में कितने वर्ड्स को चूज़ करूँगा एक्सप्लोर करने के लिए, 3 वर्ड्स को। आइए इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज़ मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को ये आउटपुट वेक्टर मिल रहा है ना, और मुझे यहाँ पे बीम विड्थ मैंने ले रखा है 2,
है ना। तो यहाँ पे ए की हाईएस्ट है और सी के बाद ए के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू सी की है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं ग्रीडी सर्च लगाता तो सिर्फ मैं किसको एक्सप्लोर करता, ए को एक्सप्लोर करता, ए को एज ए इनपुट देता और उसके बाद फिर से नेक्स्ट वर्ड निकालता, है ना। फिर इसको मैं फिर से एज ए इनपुट देता, फिर से मैं नेक्स्ट वर्ड कैलकुलेट करता और इस तरीके से मेरे को एक सेंटेंस मिल जाता अगर मैं ग्रीडी सर्च लगाता। पर यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, बीम सर्च में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी मतलब बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 ले रखी है, तो यहाँ पे टू वर्ड्स को मैं यहाँ पे हर टाइम स्टेप में एक्सप्लोर करूँगा। 2 वर्ड्स के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। तो यहाँ पर पहले ए के लिए मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझको क्या मिल गया, बी। सी के लिए मैंने एक्सप्लोर किया तो मेरे को क्या मिल गया, डी। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बार तो मैं यहाँ पे आउटपुट को क्या कंसीडर कर रहा हूँ, ए, और एक बार इसके आउटपुट को क्या कंसीडर कर रहा हूँ, सी, है ना। ए को कंसीडर किया तो फिर इस पे इनपुट दिया तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है, बी, है ना। मतलब मैंने यहाँ पे ए मैंने कंसीडर किया और उसको दिया तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे, बी। ओके, अब मैं यहाँ पे अब सी को कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पे, ई। मतलब कि मेरे को जब यहाँ पे मैंने सी कंसीडर किया और उसको इनपुट में दिया तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे, ई। ओके, तो अब मेरे को यहाँ पे अगेन मेरे को क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ का, यहाँ पर भी मेरे को एक वेक्टर मिल रहा है प्रोबेबिलिटीज़ का, आप देख सकते हो। अब मेरे को क्या करना है, मुझे अगेन इस टाइम स्टेप में भी सिर्फ 2 ही वर्ड्स को चूज़ करना है, 2 ही कॉम्बिनेशन को चूज़ करना है। एक कॉम्बिनेशन होगा ए बी, है ना, और एक कॉम्बिनेशन मेरे को मिला सी ई, क्योंकि यहाँ पे ई की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। अब क्योंकि मेरे को सिर्फ यहाँ पे बीम सर्च में यहाँ पे बीम बिट कितना दे रखा है, 2 है, तो इससे मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकता हूँ। तो एक कॉम्बिनेशन ये मिला मेरे को, एक कॉम्बिनेशन ये मिला। अब मैं इस कॉम्बिनेशन को फर्दर एक्सप्लोर करूँगा, यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को फर्दर एक्सप्लोर करूँगा। मतलब कि अब मेरे को क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। मतलब कि अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही आउटपुट को कंसीडर करूँगा, एक तो बी और एक ई। एक बार बी कंसीडर करके मैं आउटपुट जनरेट करूँगा, एक बार ई को कंसीडर करके यहाँ पे आउटपुट जनरेट करूँगा, है ना। क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे यही 2 हैं जिसकी हाईएस्ट अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इस समय, है ना। तो एक बार इसको कंसीडर करूँगा, एक बार इसको कंसीडर करूँगा, फिर तो एक्सप्लोर करता जाऊँगा इस तरीके से। लास्ट में मेरे को यहाँ सेंटेंस मिल गया ए बी, ये मिल गया ए बी डी, और यहाँ मिल गया मेरे को सी ई डी, है ना। और जिस सेंटेंस की मैं आउटपुट में मेरे को हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मिलेगी, जिसकी मेरे को हाईएस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलेगी, वो मेरा ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो यही बीम सर्च बोलता है। आइए इसको स्टेप वाइज देख लेते हैं। सपोज़ ये एक हिंदी सेंटेंस दिया गया है, मैं भारत में अपने माता पिता से मिलने जा रही हूँ, मुझे इसको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे बीम सर्च के लिए बीम विड्थ ले रखा है 3, और यहाँ पे मेरी वोकेबलरी में वर्ड्स हैं 10,000। मतलब कि 10,000 अगर वर्ड्स है तो मेरे को आउटपुट वेक्टर जो मिलेगा वो उसका साइज़ कितना होगा, 10,000 मिलेगा, क्योंकि हर एक वर्ड की मेरे को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है ना। तो जो डिकोडर हर टाइम स्टेप में जो वेक्टर जनरेट कर रहा है उस वेक्टर का साइज़ कितना होगा, 10,000। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम एनकोडेड इनपुट सेंटेंस डिकोडर को देंगे, है ना। एनकोडेड इनपुट सेंटेंस मतलब कि ये फाइनली जो आपका कॉन्टेक्स्ट वेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये हो गया आपका एनकोडेड इनपुट सेंटेंस, ठीक है। तो एनकोडेड इनपुट सेंटेंस हमने डिकोडर को दिया, डिकोडर फिर सॉफ्ट मैक्स फंक्शन लगाएगा अपने आउटपुट पर और उसको 10,000 वर्ड्स का एक आउटपुट वेक्टर जनरेट कर देगा प्रोबेबिलिटीज़ का। इसमें से हम क्या करेंगे, टॉप 3 वर्ड्स को हम सिर्फ चूज़ करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ हम टॉप 3 वर्ड्स को ही हम यहाँ पे चूज़ करेंगे फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मेरा बीम विड्थ 10 होता तो मैं कितने वर्ड्स को चूज़ करता, 10 वर्ड्स को चूज़ करता एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिया, ठीक है ना। तो आउटपुट में मेरे को क्या मिल रहा है, सबकी प्रोबेबिलिटीज़ मिलेंगी, हर एक वर्ड्स की मेरे को क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटीज़ मिलेंगी। मतलब इनकोडर पे मैंने इनपुट सेंटेंस दिया, इनकोडर ने आपको एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर डिकोडर को दिया, डिकोडर ने आउटपुट में एक वर्ड जनरेट करके दिया y1, है ना। तो
मुझे यहाँ पे 3 वर्ड्स मिल रहा है बीम विड्थ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 ले रखी है, तो मेरे को 3 वर्ड्स मिले आई, माई और वी, जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 व्हेन इनपुट x गिवन। यहाँ पे y1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, y1 व्हेन इनपुट x इज़ गिवन, मतलब मेरे को y1 कब मिल रहा है, जब x को दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी, मुझे किस किस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है मेरे को, क्या मिल रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 जब x को दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे किसकी हाईएस्ट मिली, i की, माई की और v की। तो मैं इन तीनों को ही फर्दर मतलब इन तीनों को ही चूज़ करूँगा फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए। ओके अब नेक्स्ट टाइम स्टेप में क्या करूँगा, इन 3 पेयर्स के लिए इन 3 वर्ड्स के लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट सेकंड वर्ड कैलकुलेट करूँगा। 3 वर्ड्स के जो मेरा फर्स्ट वर्ड मिला है ना, अब इस फर्स्ट वर्ड के लिए मैं नेक्स्ट वर्ड कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना। सपोज़ कि मुझे वर्ड आई के लिए मुझे मिल गया एम और पेरेंट्स, माई के लिए मेरे को मिल गया एम और विल, और बी के लिए मेरे को मिल गया पेरेंट्स, एम और विल, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो मैंने एक बार मतलब पहले इनपुट x दिया, ठीक है ना, मेरे को y1 मिला, y1 क्या मिला मेरे को i, है ना। तो यहाँ पे अब जो मैं को नेक्स्ट यहाँ पे जो इस i को यहाँ पे फॉरवर्ड करूँगा, जो आउटपुट यहाँ जो जनरेट कर रहा हूँ वो मेरे को एक वेक्टर मिल रहा है, जो कि मेरे को क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वर्ड व्हेन x एंड i इज़ गिवन। अगर मैं यहाँ पे माई को चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मेरे को मिल रही है वो किसकी प्रोबेबिलिटी मिल रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वर्ड व्हेन इनपुट x एंड माई इज़ गिवन। यहाँ पे अगर मैं इस b को फॉरवर्ड करता हूँ तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है वो किसकी प्रोबेबिलिटी मिल रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वर्ड व्हेन x एंड b इज़ गिवन। ओके सो अब अगेन मैं इस टाइम स्टेप में क्या करूँगा, मैं उस प्रोबेबिलिटी को चूज़ करूँगा, उस वर्ड को चूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे सब पे मेरे को प्रोबेबिलिटीज़ मिल रही हैं। तो यहाँ पे मैं उस वर्ड को चूज़ करूँगा यहाँ पर जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो, है ना। यहाँ पे मेरे को कितने कितने वर्ड्स चूज़ करने हैं, सिर्फ 3 वर्ड्स चूज़ करने हैं, है ना, क्योंकि मेरी यहाँ पे बीम विड्थ कितनी है, 3 है, ठीक है ना। तो मेरे को फर्स्ट स्टेप में क्या मिला, आई, माई एंड बी, है ना। फिर से मैंने आई, माई और बी के लिए एक्सप्लोर किया, मतलब डिकोडर को दिया एज ए इनपुट, और मेरे को क्या मिला, फिर से मुझे आई के करस्पॉन्डिंग भी एक 10,000 साइज़ का एक वेक्टर मिलेगा, माई के करस्पॉन्डिंग भी मेरे को एक 10,000 लेंथ का एक वेक्टर मिलेगा, और बी के करस्पॉन्डिंग भी एक 10,000 लेंथ का एक वेक्टर मिलेगा। जो वेक्टर क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी वर्ड, है ना। सो अब यहाँ पे हमको हर एक पेयर के करस्पॉन्डिंग हमको कितने कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, 30,000 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आप इसके करस्पॉन्डिंग भी 10,000, इसके करस्पॉन्डिंग भी 10,000 और इसके करस्पॉन्डिंग भी मेरे को यहाँ पे 10,000 मिलेंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 30,000 कॉम्बिनेशन। इस 30,000 कॉम्बिनेशन में से हम सिर्फ कितने कॉम्बिनेशन को चूज़ कर रहे हैं, सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज़ मिल रही है 10,000 प्रोबेबिलिटीज़ का एक वेक्टर मिल रहा है, यहाँ पे भी 10,000 प्रोबेबिलिटीज़ का वेक्टर मिल रहा है, यहाँ पे भी 10,000 प्रोबेबिलिटीज़ का वेक्टर मिल रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 30,000। इनमें से इन टोटल 30,000 प्रोबेबिलिटीज़ में से मेरे को सिर्फ 3 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज़ को मेरे को आगे फॉरवर्ड करना है ना। तो सपोज़ इसमें से मैंने किसी एक को चूज़ कर लिया, है ना, जिसकी हाईएस्ट होगी, तो वही मेरा नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा, है ना। हो सकता है इसमें से मेरे को एक भी वर्ड नहीं मिल रहा है जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो, तो वो मेरा कट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है कि जो बी के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट वेक्टर मिल रहा है उसमें मेरे को टॉप 3 प्रोबेबिलिटीज़ में से एक भी इसमें से नहीं आ रहा है, तो ये मेरा वर्ड क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब मैं इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे को कोई एक वर्ड मिल जाएगा तो उसको मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँगा, यहाँ पे अगर मेरे को कोई वर्ड मिल जाएगा तो उसको आगे मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या क्या मिल गए हैं,
आई के बाद मेरे को यहाँ पे मिला एम, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मिली मेरे को यहाँ पे। आई के बाद मेरे को मिला विल, है ना, और मतलब आई के बाद मेरे को दो मिल रहे हैं, एम और विल, जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी। और माई के बाद मेरे को क्या मिल रहा है, पेरेंट्स, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी। और बी यहाँ पे कैंसिल हो गया क्योंकि उसके आउटपुट वेक्टर में एक भी ऐसा वर्ड नहीं मिला जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो। टॉप 3 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज़ में से एक भी वर्ड नहीं था बी के लिए, तो इसलिए बी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अब हमको क्या मिल रहा है, आई एम, आई विल और माई पेरेंट्स। अब क्या करेंगे, अब इस पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट टाइम स्टेप में, इस आउटपुट वर्ड को। फिर से अब हमको जो प्रोबेबिलिटी आउटपुट वेक्टर मिलेगा वो हमको क्या डिनोट कर रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड वर्ड व्हेन एक्स, माई और पेरेंट्स इज गिवन। यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे जो आउटपुट वेक्टर मेरे को मिलने वाला प्रोबेबिलिटीज़ का वो क्या डिनोट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड वर्ड व्हेन एक्स, आई और विल इज़ गिवन। ये क्या डिनोट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड वर्ड व्हेन एक्स, आई एंड एम इज़ गिवन, है ना। अगेन अब मेरे को यहाँ पे कितने वेक्टर कितने टोटल कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 10,000 प्रोबेबिलिटीज़ का एक वेक्टर मिलेगा, 10, यहाँ पे भी 10,000 लेंथ का एक प्रोबेबिलिटी का वेक्टर मिलेगा, यहाँ पे भी 10,000 प्रोबेबिलिटीज़ का एक वेक्टर मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे भी 30,000 कॉम्बिनेशंस हो गए। इस 30,000 कॉम्बिनेशन में से मेरे को सिर्फ टॉप 3 चूज़ करना है ना। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहले तो मेरे को मिला था आई, माई और वी, है ना, जिसमें से वी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मेरे को क्या मिल गया, आई के बाद एम मिला, आई के बाद बिल मिला और माई के बाद पेरेंट्स मिल गया। अब अगेन मैं इस टाइम स्टेप में भी अगेन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटीज़, है ना। यहाँ पे अगेन मेरे को 30,000 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं जिसमें से माई पेरेंट्स के करस्पॉन्डिंग मेरे को एक भी ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन नहीं मिला जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो। तो मेरे को यहाँ पे आई के बाद मेरे को दो मिल गए, आई एम के बाद मिल रहे हैं आई एम विजिटिंग, आई विल के बाद मिल गया मेरे को आई विल विजिट, और आई एम के बाद मिल गया आई एम गोइंग। यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन मिले हैं जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। वो क्या क्या है, आई एम विजिटिंग, आई विल विजिट एंड आई एम गोइंग, है ना। तो तो यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, हर स्टेप में हमको यहाँ पे 30,000 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, है ना। हर एक टाइम स्टेप में हर एक वर्ड को कैलकुलेट करने में हमको 30,000 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से 3 बेस्ट को चूज़ करना हो रहा है ना। तो हमको 3 बेस्ट क्या मिले यहाँ पे अभी नेक्स्ट टाइम स्टेप में, आई एम विजिटिंग, आई विल विजिट एंड आई एम गोइंग, है ना। और एट द लास्ट ऑफ द ट्रांसलेशन, है ना, हमको यहाँ पे फाइनली हमको कितने सेंटेंस मिल गए, यहाँ पे 3 सेंटेंस मिल रहे हैं, है ना। तो हमको इसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है, 0.56, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है, 0.49, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है, 0.39। तो हम किस वाले को चूज़ करेंगे, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, आई एम गोइंग टू मीट माई पेरेंट्स इन इंडिया। तो वीम सर्च इसी को अपना ट्रांसलेशन बना देगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, इसने ये सारे वर्ड्स चूज़ कर लिए जिसकी प्रोबेबिलिटी जहाँ पर कि ट्रांसलेशन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, हाई हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। मतलब इसने देखो यहाँ पे जो लास्ट में जो सेंटेंस मिल रहा है उसको अपना ट्रांसलेशन बना रहा है, मतलब कि उसने ये सारे वर्ड्स उसने सर्च कर लिए हैं जहाँ पर कि जो ट्रांसलेशन की प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है, हाईएस्ट है, मैक्सिमम है ना। तो मतलब जब आप लास्ट वर्ड, जब आप इंडिया को आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आ रही होगी वो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है मेरे को यहाँ पे 0.56, यहाँ पर इंडिया की प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है 0.49, यहाँ पे पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है 0.39, है ना। तो लास्ट में जो मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल रही है ना, तो यहाँ पे टॉप 3 को मैंने चूज़ किया है। तो टॉप 3 में जो है कि ये 3 सेंटेंस आ रहे हैं जिसमें हाईएस्ट इस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी आ रही, तो इसको मैं अपना ट्रांसलेशन बनाऊंगा। सो ओके, तो ये आपका हिंदी सेंटेंस था और ये आपका आउटपुट सेंटेंस आ गया विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.56। सो यहाँ पर भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है वीम सर्च में, जो जैसे कि हो गया लेंथ ऑफ द सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस की अगर लेंथ ज़्यादा हो तो क्या होगा, जितने भी वर्ड्स होंगे हर एक की प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना। और आपको मालूम है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर मैं जितने भी ज़्यादा वर्ड्स होंगे अगर किसी ट्रांसलेशन में, और सारे वर्ड्स की अगर मैं प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई ट्रांसलेशन बहुत बड़ा आ रहा है
और वो करेक्ट है तो भी उस बीम सर्च में उसका जो तो भी बीम सर्च में जो है उसका प्रोबेबिलिटी कैसा होगा, लोएस्ट होगा, जिसके कारण वो उसको चूज़ नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है। अगर कोई बड़ा ट्रांसलेशन है तो और अगर कोई छोटा ट्रांसलेशन है तो दोनों को अगर हमको एक ही इक्वल नज़रिए से अगर हमको उसको देखना है तो हमको नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो नॉर्मलाइज़ करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल वर्ड की प्रोबेबिलिटी का लॉग ले रहे हैं, है ना, और फिर क्या कर दे रहे हैं, उन सब का सम कर दे रहे हैं और किससे डिवाइड लगा दे रहे हैं, टोटल लेंथ ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो सेंटेंस है, ट्रांसलेटेड सेंटेंस है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे नॉर्मलाइज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो लेंथ का जो इशू होगा वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यही था जो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बीम सर्च में। नेक्स्ट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द बीम सर्च। तो ट्रांसलेशन में हमको क्या क्या प्रॉब्लम आया यहाँ पे आपने देखा कि हर एक टाइम स्टेप, बीम विड्थ अगर मैं 3 ले रहा हूँ और 10,000 वर्ड्स हैं अगर वोकेबलरी में, तो आपने देखा यहाँ पे कि 30,000 कॉम्बिनेशंस को हम एक्सप्लोर कर रहे थे हर टाइम स्टेप में, है ना, जिसके कारण हमको बहुत सारी मेमोरी लगती है और बहुत सारा कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए होता है ना। तो अगर पर हमको ये भी पता है कि अगर हम जितना ज़्यादा हम बीम विड्थ लेंगे उतना ही ज़्यादा जो है हमारा एक्यूरेसी भी हाई होगा, पर हम इसको ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी और कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा लिमिटेशन होता है बीम सर्च में, है ना। ओके, थैंक यू।